Dear students, in this lecture we have to study about the moment of inertia as an analogous quantity for the mass. मतलब हम यहाँ पे ये स्टडी करने वाले हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से एनालॉगस क्वांटिटी होता है मास के। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए जिससे हम इसको स्टडी कर सकें। तो यहाँ पे हमको ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और रिजिड बॉडी मालूम रहना चाहिए। ट्रांसलेशनल मोशन हम किसको कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें एक तो होता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन। मान लीजिए कोई बॉडी है जो इस तरह से मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे मान लीजिए यही एक बॉडी है, इसकी ये इनिशियल पोजीशन है और ये बॉडी कुछ टाइम में यहाँ पहुँच जाती है, मतलब इस स्ट्रेट पाथ से होते हुए मूव करती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके हर एक पार्टिकल्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और सेम पाथ स्ट्रेट पाथ से ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब स्ट्रेट पाथ से यह अपने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब पाथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वह स्ट्रेट है, स्ट्रेट पाथ से ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। अगर ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करते हुए जाता है, मतलब इसका पाथ स्ट्रेट नहीं है, एलॉन्ग कर्व जा रहा है, कर्व के पाथ से जा रहा है। देखिए यहाँ पे ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, स्ट्रेट पाथ में गया, ऐसे ऊपर नीचे, मतलब ये कर्व से होते हुए जा रहा है। तो इसको हम कहेंगे कर्व लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन, कर्व लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन का। रोटेशनल मोशन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए या ये ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए। ये ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो you can observe here, this is the initial position of the object. Initially ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में था और फिर इस पोजीशन में आ गया, ऐसे मूव किया। दिस वाज द इनिशियल पोजीशन और फिर ऐसे मूव करते यहाँ पे आ गया। तो इसके जो भी पार्टिकल्स हैं, यहाँ का जो पार्टिकल है वो कौन से पाथ से गया? ऐसे गया। यहाँ का जो पार्टिकल है इस पाथ से मूव कर गया, यहाँ पार्टिकल ऐसे पाथ से मूव कर गया। या बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए है, फैन घूम रहा है, फैन के पत्ते पे टिप के ऊपर, पंखे के टिप के ऊपर एक वाइट सर्कल लगा दो। जब ये घूमेगा तो आपको सर्कल एक नज़र आएगा, सर्कल नज़र आएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे था ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, लेकिन ये पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा है। दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, ये पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट अपनी जगह पे है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ये पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट घूम रहा है। मतलब यह ऑब्जेक्ट
एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और वह एक्सिस कौन सा है, ये जो इस एंड पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और जो लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इस एंड को टच करेगा वही हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि हर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर पाथ से मूव कर रहा है, लेकिन वो पाथ कौन सा है, वो पाथ है सर्कुलर पाथ। अगर आप इस पाथ को कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, सर्कल मिलेगा। मतलब हर एक पार्टिकल यहाँ पे क्या, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हर एक पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल है लास्ट एंड पे, वह सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसकी इसलिए कि वो फिक्स्ड यहाँ हम लेते हैं, यहाँ पे जो रहेगा लास्ट पार्टिकल। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और इस तरह से अगर कोई बॉडी मूव करता है तो इसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अब यहाँ ये डस्टर को ले लीजिए, डस्टर को हमने ऐसे घुमाया, ये पॉइंट हमने फिक्स रख दिया, ये रोटेट कर रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। और अगर डस्टर ऐसे जा रहा है तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा ट्रांसलेशनल, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। और अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये सेंटर से जा रहा है ऐसे फिक्स, और ये डस्टर ऐसे घूम रहा है, तो ये भी कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। अब हम बात करेंगे रिजिड बॉडी, इसमें रिजिड बॉडी भी यूज किया जाएगा। तो रिजिड बॉडी हम किसको कहेंगे, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है रिजिड बॉडी क्या होता है। तो पहले मैं एक सिंपल डेफिनेशन लिख देता हूँ रिजिड बॉडी का। A solid body in which deformation is zero or so small it can be neglected ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, और बॉडी के शेप डायमेंशन में चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, तो ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे। लेकिन कौन से बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे, अगर किसी बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर कोई डिफॉर्मेशन आता नहीं है, मतलब बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपने पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, उनके बीच कोई चेंज नहीं आता है, मतलब उसके अंदर डिफॉर्मेशन जीरो होता है, या इतना स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है जिसको हम निगलेक्ट कर सकें, तो ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ये मैंने एक स्टोन ले लिया और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हम डिफाइन कर लेते हैं। वैसे ये जो स्टोन है ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो कहीं पे आप समझने के लिए दो पार्टिकल्स ले लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ ले लिया मैंने, एक पार्टिकल यहाँ पे ले लिया, और इन दोनों पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को हमने मेज़र कर लिया, डिस्टेंस को हमने मेज़र कर लिया। मान लीजिए डिस्टेंस आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया, और इस स्टोन को मैं कैसे भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ,
किसी भी पोजीशन में रख रहा हूँ, नीचे रख दिया मैंने इसको, लेकिन फिर से मैंने देखा कि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस तो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब यह एक रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी वह है जिस बॉडी में डिफॉर्मेशन या तो जीरो होता है या इतना स्मॉल होता है जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ए रिजिड बॉडी इज दैट बॉडी इन विच द पार्टिकल्स मेंटेन्स द सेम पोजीशन वेदर द फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। समझ में आया? तो अब इसके बाद मैं आता हूँ इस मेन पॉइंट के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस क्वांटिटी फॉर द मास। तो अभी हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, तो उसमें कुछ एनालॉगस क्वांटिटीज़ की हम स्टडी करेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर लीनियर मोशन है ट्रांसलेशनल हम इसको बोल सकते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दो ले लेते हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन की स्टडी आपने किया था। लीनियर मोशन के लिए जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसमें हमने s लिया था, s इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और उसको हम किस में मेजर करते हैं, SI यूनिट होता है मीटर। लेकिन यही चीज़ अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो वहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका SI यूनिट होता है रेडियन। ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही लीनियर एक्सेलरेशन, जिसमें रेडियल भी होता है, ट्रांसलेशनल भी होता है, लेकिन जनरली मैंने लिखा लीनियर एक्सेलरेशन, दैट इज a से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर फोर्स को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, और टार्क जो कि रोटेशनल मोशन में फोर्स के जगह पे काम करता है उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं टार्क। लीनियर मोमेंटम p जो कि m और v के बराबर प्रोडक्ट के बराबर होता है, दैट इज m इंटू वी, और एंगुलर मोमेंटम l होता है जो कि आपने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू I ओमेगा। ओके, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज ए एनालॉगस क्वांटिटी विथ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी इज ए एनालॉगस क्वांटिटी विथ द एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन इज ए एनालॉगस क्वांटिटी विथ द एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर फोर्स इज ए एनालॉगस क्वांटिटी विथ द टार्क टाउ। लीनियर मोमेंटम इज एनालॉगस क्वांटिटी विथ द एंगुलर मोमेंटम। ठीक वैसे ही मास कौन से क्वांटिटी का एनालॉगस होता है, ये हमको यहाँ पे निकालना है। मास किस क्वांटिटी के एनालॉगस होगा इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। मान लीजिए कि ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, उसमें हमने मास ले लिया, तो रोटेशनल मोशन में यह कौन से क्वांटिटी के एनालॉगस होगा वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कुछ मास और इसके एनालॉगस क्वांटिटी के बारे में फर्दर कुछ मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, बाद में मैं एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाऊँगा। जैसे मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अगर हम इसको डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो हमको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया F इज इक्वल टू m इंटू ए। जो हमने फोर्स लगाया, अगर मास छोटा है, कम है, तो हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मास बड़ा है तो
उस पर इतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 1 kg का मास है, 1 kg, और हम इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक कांस्टेंट वैल्यू, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर हमारा मास 20 kg का हो गया और इतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या हमको उतना ही मास लगाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मास हमें ज़्यादा एफोर्ट करना पड़ेगा। हमारा मास बढ़ गया, इसलिए हमारा एफोर्ट बढ़ जाएगा उसको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब सेम चीज़ हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन में क्या होता है। अभी आप रोटेशनल मोशन की केस में देखेंगे, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये डोर, ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। एंड व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ पे स्क्रू लगाया गया है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये डोर रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे, हैंडल हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, यहाँ पे हैंडल फिक्स करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे, ये मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा हैंडल यहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए, कहाँ पे लगना चाहिए? सपोज दैट हमने हैंडल यहाँ पे लगाया, ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि हैंडल यहाँ बिल्कुल स्क्रू के पास लगा हो। क्यों नहीं? इसलिए जबकि मास तो फिक्स है, इस दरवाजे का मास फिक्स है और यही डोर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, मास इज ए फिक्स। तो जो एफोर्ट है वो ये फोर्स के फॉर्म में, टार्क यहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, टार्क, और इस टार्क की वजह से ये डोर ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। लेकिन अगर हमारा हैंडल यहाँ पे है तो आप ये देखेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस बनेगा, मास फिक्स रहेगा, बहुत आसानी से हम अपने डोर को खोल सकते हैं। अगर हमारा हैंडल यहाँ पे है, मतलब हम टार्क यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ज़रा ज़्यादा एफोर्ट लगाना पड़ेगा। अगर हमारा टार्क यहाँ पे काम कर रहा है तो हमें ज़्यादा टार्क लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमारा हैंडल यहाँ पे है, मतलब हम टार्क यहाँ लगाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा एफोर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा टार्क अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि मास के अलावा कोई एक अलग भी क्वांटिटी है जो एफर्ट को डिसाइड कर रहा है। वो क्वांटिटी कौन सा है? वो है डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, यह भी यहाँ इन्वॉल्व है। तो रोटेशनल मोशन में मास के अलावा जो क्वांटिटी इन्वॉल्व है वह है डिस्टेंस, दैट इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट एट विच द टार्क इज अप्लाइड। अभी आपने देखा ट्रांसलेशनल मोशन में, जिसको हम मास कंसिडर किया हमने, और रोटेशनल मोशन में जो ट्रांसलेशनल मोशन का मास है वह रोटेशनल मोशन में मास के अलावा भी किसी क्वांटिटी के एनालॉगस है, और वह है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट रिलेशन फाइंड करेंगे कि मास जो एनालॉगस होगा वह जो रोटेशनल मोशन में मास और डिस्टेंस है, तो मास और डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन होगा, ये एक्सप्रेशन के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेट अस कंसिडर ए रिजिड बॉडी। द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ n number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn। हमने मान लिया एक रिजिड बॉडी ले लिया, और यह रिजिड बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि m1, m2, m3 अप टू mn है से बना हुआ है। द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यह रिजिड बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है और कितना है? ओमेगा है।
Body is consist of n number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn, and the respective distances of the particles from the axis of rotation is r1, r2, r3, r4, r5, rn। मतलब m1 पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r1 है। m2 का कितना डिस्टेंस है, r2, m3 का r3 और mn का rn। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, आप ये देख रहे हो कि जब ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगा तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस अबाउट रोटेट कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल द पार्टिकल्स विल बी सेम, सभी पार्टिकल्स का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। इसलिए कि यहाँ आप देखिए एक पार्टिकल है जो स्मॉलर डिस्टेंस पे है, एक पार्टिकल ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा, ये ऐसे सर्कल में घूमेगा। ये जितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम में ये भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो उतने ही टाइम में ये भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है तो उतने ही टाइम में ये भी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी जो है हर एक पार्टिकल की सेम है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ जो पार्टिकल है, नाउ लुक हियर, ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे देखेंगे, मैंने डायग्राम निकाल लिया, या इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है ऐसे। तो सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा कम डिस्टेंस पे है, तो जितने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और ये पार्टिकल और कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये पार्टिकल इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया लेकिन इससे कम, ये पार्टिकल इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम में। तो लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की सेम नहीं है। तो लीनियर वेलोसिटी अगर पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा है तो उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो अब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे हर एक पार्टिकल के लिए। इससे पहले लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम है। लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 इज v1, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास m2 इज v2, सपोज दैट लीनियर वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल ऑफ मास m3 इज v3, और लीनियर वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल ऑफ मास mn इज vn। यू नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये जनरल एक्सप्रेशन होता है रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ओके, तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1, v1 कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, r1 है, तो दिस विल बी r1, और एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, दैट इज ओमेगा। इसी तरह सेकेंड पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। इसी तरह से v3 कितना हो जाएगा, r3 ओमेगा, और जो nth पार्टिकल है उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी vn, और vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। ये रिलेशन हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी विच इज परफॉर्मिंग ए रोटेशनल मोशन हियर। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब बात करेंगे
translational kinetic energy of first particle. Okay, translational kinetic energy of first particle that is kinetic energy of first particle that is Ke1 is equal to, you know that काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल कितना है? m1 है. लीनियर वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल कितना है? v1 है. तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज हाफ m1 v1 स्क्वायर. ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे सेकेंड पार्टिकल के लिए. फॉर सेकेंड पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर. ये सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो गया. ये जो पार्टिकल है इसका डिस्टेंस r2 है, इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे? v2 हो, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर. ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल, इसको हम लिखेंगे K3 इज इक्वल टू हाफ m3 v3 स्क्वायर. और कुल कितने पार्टिकल्स हैं? n पार्टिकल हमने एज्यूम किया है. तो nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 mn vn स्क्वायर. अब हमने सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिया. हमें टोटल क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप बॉडी फाइंड करना है. अब हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे. यू नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा. ये एक्सप्रेशन मैंने पहले ही लिखा था, आर ओमेगा. तो v1 कितना हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा. ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ओके, सेकेंड पार्टिकल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, इसलिए ओमेगा कांस्टेंट है. ओके, तो r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ऐसे ही थर्ड पार्टिकल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ओके, और nth पार्टिकल के लिए कितना हो गया? हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो अभी हमने सभी पार्टिकल्स का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लिया एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में. अभी हमको निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ईच द इंडिविजुअल पार्टिकल्स. ओके, तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर, आप यहाँ देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू कितना होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्टिकल्स. तो देयरफॉर फर्स्ट पार्टिकल का कितना हो गया? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ऐसे ही थर्ड पार्टिकल के लिए लिखेंगे दैट विल बी हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. और फाइनली बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स देयरफॉर द रोटेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल इज हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब सबका सम कर लेंगे. तो सम करने के बाद क्या मिलेगा हमको?
देखते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है, हाफ कॉमन दिख रहा है, ओमेगा को हम कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट लगा लेंगे और ब्रैकेट में होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। ओके, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गया। दिस इज इक्वल टू 1/2, ओमेगा को हमने कॉमन लिया था और ब्रैकेट में आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। ओके, आपने 11th में पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है जिसका मास है m, और यह बॉडी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, और इस एक्सिस से इस मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह है r। ओके, मास कितना है? मास है m, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिसके अबाउट घूम रहा है वहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनता है? r बनता है। तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस मास के और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मास का एसआई यूनिट होता है केजी और आर का मीटर, तो आर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? यह पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट कर रहा है और डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? r1 है, और पार्टिकल का मास है m1। तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? m1 r1 स्क्वायर, सेकेंड का m2 r2 स्क्वायर, थर्ड का m3 r3 स्क्वायर, फोर्थ का m4 r4 स्क्वायर, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो डॉट 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 करके हम nth पार्टिकल लिखेंगे, और nth पार्टिकल होगा mn rn स्क्वायर, और इन सब का जब हम सम कर देंगे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस होल बॉडी का जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही है। तो देयरफॉर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल आपने दिया होगा, वो 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल हम आई देते हैं, और दिस इज इक्वल टू m r स्क्वायर। तो m मास है और r क्या है? डिस्टेंस है उस पार्टिकल का या उस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा, और ब्रैकेट में हमने ले लिया सिग्मा mi ri स्क्वायर। i वेरीज फ्रॉम 1 to n, i की वैल्यू 1 से n तक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। mi ri स्क्वायर, i वेरीज फ्रॉम 1 to n, दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1/2 I ओमेगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल, सॉरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाला था? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। तो आप यहाँ देख रहे हैं हाफ तो दोनों जगह है, यहाँ ओमेगा है। मैंने पहले ही कहा था कि एंगुलर वेलोसिटी होता है रोटेशनल मोशन में और लीनियर वेलोसिटी होता है
ट्रांसलेशनल मोशन में। तो लीनियर वेलोसिटी इज एनालॉगस टू एंगुलर वेलोसिटी बट मास इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट होता है मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो मैं फिर से वो पहले एग्जांपल पे जाता हूँ। दरवाजे का हैंडल साइड में क्यों लगा है? इसलिए साइड में जब लगा है तो आर बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। मास तो कांस्टेंट रहेगा, आर इंक्रीज करेगा, मतलब कि एम आर स्क्वायर इंक्रीज करेगा और हमको कम अफोर्ड करना पड़ेगा। हमारा टार्क स्मॉल रहेगा तभी भी हम उसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आर को डिक्रीज कर दें और जहाँ पे स्क्रू लगा है वहाँ पे हैंडल लगा देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कंपैरेटिवली और उतना डिस्प्लेसमेंट आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो ये रीज़न है। और जहाँ तक सवाल है एनालॉगस क्वांटिटी का, तो इन केस ऑफ लीनियर मोशन मास, इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन moment of inertia, mass is analogous with the moment of inertia. For a homogeneous rigid object of mathematically integrable mass distribution, moment of inertia you can determine by using this formula, I is equal to integral of r square dm। मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस से बना है। तो जैसे मान लीजिए कि ये रिजिड बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से। तो ये मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, तो एक पार्टिकल का मास हम एज्यूम कर लेंगे dm और उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ले लेंगे और ये फार्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे और पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। नाउ लेट अस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। रिंग किसको कहते हैं? दिस इज ए रिंग, ये रिंग है। रिंग में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह इस सरकमफरेंस के अलॉन्ग होता है। अगर हम इसको सर्कल बोल रहे हैं, दिस इज ए सर्कल, तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह अलॉन्ग द सर्कल होगा। ओके, अब यही शेप यहाँ पे आप ले लीजिए। दिस इज ए रिंग, ये एक्चुअली 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो ये जो रिंग है यह किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे है? इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग। और यूनिफॉर्म रिंग किसको बोलेंगे? ऐसा रिंग जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह बराबर है। ऐसा नहीं है कि इतने छोटे से पार्ट को हमने कट कर लिया, ये 1 सेंटीमीटर लंबाई का, और इसका मास आया 20 ग्राम, और फिर से 1 सेंटीमीटर लंबाई को कट किया और इसका आता है 25 ग्राम। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि हर जगह जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। जैसे 1 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे ले लिया, इसका मास है 20 ग्राम। अब अगला 1 सेंटीमीटर लेंगे वो भी 20 ग्राम होना चाहिए, अगला 1 सेंटीमीटर लेंगे वो भी 20 ग्राम। मतलब हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहना चाहिए, उसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करेंगे? नाउ कंसिडर द मास ऑफ द रिंग इज कैपिटल M, ओके, एंड रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल R. The axis of rotation is passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring. Okay? Now consider the ring is consist of a number of small masses. जैसे यहाँ पे एक मास है तो नंबर ऑफ स्मॉल मासेस से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक मास कंसिडर कर लिया और उसका मास कितना है? dm है, ओके। और इस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है? r है। तो इस स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया
कितना हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास dm, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं mi लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास dm। ओके, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल होगा, इसलिए कि स्मॉल पार्टिकल्स हमने एज्यूम किया है, तो इसलिए इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिखता हूँ di। तो di विल बी इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज dm into square of the distance, square of the perpendicular distance from the axis of rotation, that is r square। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया स्मॉल एलिमेंट दैट इज ए स्मॉल मास विच इज सिचुएटेड हियर। अब हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, masses are uniformly distributed along the ring, तो therefore you can apply the इंटीग्रल फार्मूला जो आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। ओके, अब यहाँ इंटीग्रेशन से r स्क्वायर बाहर आ जाएगा। बाहर क्यों आएगा? इसलिए कि जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आता है। तो आप देख रहे हैं हर जगह कहीं पे भी आप पार्टिकल, ये पार्टिकल थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, यहाँ का पार्टिकल का मास dm है, यहाँ का थोड़ा कम हो सकता है, कहीं पे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल के बीच का, वो तो कांस्टेंट है, दैट इज द रेडियस ऑफ द रिंग, बिकॉज रिंग इज अ यूनिफॉर्म, तो देयरफॉर r विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, तो r स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dm। इंटीग्रल ऑफ dm का क्या मतलब हुआ? सम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम विच द रिंग इज फॉर्म। रिंग जिन पार्टिकल्स से बना है वो सभी पार्टिकल्स के मास को हम इंटीग्रल ऑफ dm बोलेंगे। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dm का मतलब ये हो गया कि मास ऑफ द रिंग दैट इज कैपिटल M। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर इंटू m। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू mr स्क्वायर। Okay, so this is the moment of inertia about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring, that is mr square। अब हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क किसको कहेंगे? आप इसको देख सकते हैं, दिस इज ए डिस्क। डिस्क, इसको यूनिफॉर्म डिस्क कब बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्क बोलेंगे अगर यूनिट सरफेस एरिया का मास कांस्टेंट है। यूनिट सरफेस एरिया का मास कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आपने सरफेस एरिया ले लिया और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया लिया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का मास यहाँ पे जितना है वहीं उतना ही मास यहाँ पे भी होना चाहिए। मतलब हर जगह सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, मास पर यूनिट सरफेस एरिया क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस डिस्क को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म डिस्क। यहाँ हमें फाइंड क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है डिस्क का, ऐसे डिस्क का जो यूनिफॉर्म है। और किस एक्सिस का अबाउट फाइंड करना है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमको फाइंड करना है, इस एक्सिस के अबाउट। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा सेंटर से पास करेगा और ये डिस्क कैसे रोटेट करेगा? इस तरह से रोटेट करेगा। ओके, हमारा डिस्क ऐसे रोटेट करेगा, इसको ऐसे देख सकते हैं। द डिस्क इज rotating like this। So let me find the moment of inertia in such case। Now suppose that a disk, mass of the disk is capital M and radius of the disk
इज कैपिटल आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा, एक स्मॉल पार्टिकल लेना पड़ेगा और उस स्मॉल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उसके बाद से पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास कर रहा है, तो इस पे ए नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आप ड्रा कीजिए, नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो ये बहुत सारे रिंग से बना हुआ है और अगर हम एक रिंग को एक पार्टिकल मान लेते हैं तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे और उसके बाद से पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। तो वैसा ही हमने किया है। ये हमारा डिस्क है और इसमें हमने एक रिंग कंसिडर कर लिया है और उस रिंग का रेडियस है स्मॉल आर और उसकी थिकनेस बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल। और थिकनेस ऑफ द डिस्क कितनी है, विड्थ जिसको बोल सकते हैं आप, विड्थ कितनी है, dr है, ओके dr। और ये इतना कम है कि रेडियस जो हमने r लिया है वो हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा, ओके। तो सबसे पहले हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उसके बाद से पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। तो नाउ यहाँ पे एक टर्म हमने यूज किया, सरफेस डेंसिटी। तो डिस्क का सरफेस डेंसिटी कितना होगा, डिस्क का मास है m, तो देयरफॉर मास ऑफ द डिस्क अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क, ओके। मास कितना है, कैपिटल M, और सरफेस एरिया कितना होगा, रेडियस r है, तो सर्कल का सरफेस कितना होता है, सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो देयरफॉर पाई आर स्क्वायर, ओके। दिस इज द surface density, that is mass per unit surface area of the disk, ओके। तो अब हम यहाँ पे रिंग को कंसिडर किए हुए हैं, ये रिंग है और इस रिंग का रेडियस है, रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड करेंगे। इसका रेडियस r है और ये जो विड्थ है वो कितना है, dr है। मान लीजिए रिंग का मास dm है, इसलिए कि जब हमने इसका विड्थ स्मॉल लिया है तो जाहिर सी बात है कि मोमेंट मास उसका स्मॉल होगा, तो उसको हमने कह दिया dm, ओके। और इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड करेंगे, ir इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, ओके। तो इस रिंग का सरफेस डेंसिटी, और सरफेस डेंसिटी को हम बोलेंगे सिग्मा। तो सरफेस डेंसिटी चाहे रिंग का है चाहे सरफेस डेंसिटी इस डिस्क का है, सरफेस डेंसिटी तो हर जगह कांस्टेंट आएगा। तो सरफेस डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, सरफेस डेंसिटी ऑफ द रिंग इज इक्वल टू मास ऑफ द रिंग, और मास ऑफ द रिंग कितना है, dm अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। जिसे मान लीजिए कि ये आपका रिंग है, तो कहीं से आप इसको कट कर दीजिए, ओके, कट करके और स्ट्रेच कर दीजिए। तो किस तरह का शेप मिलेगा, ऐसे मिलेगा। जब आप कट करके उसको स्ट्रेच करेंगे तो आपको ऐसा शेप मिलेगा, रेक्टेंगुलर मिलेगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, लंबाई, इसकी लेंथ कितनी मिलेगी, इसके सरकमफरेंस के बराबर। इसका रेडियस कितना है, r, तो लेंथ कितना मिल जाएगा, 2 पाई r। और इसकी चौड़ाई कितनी मिलेगी, जो ये विड्थ है, और कितना है, dr है। तो इसका सरफेस एरिया मान लीजिए, इसको मैंने dA कह दिया, तो सरफेस एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू, लेंथ कितना निकाला हमने, 2 पाई r, और ब्रेड्थ कितना है, dr है। तो ये मिल गया सरफेस एरिया। तो अपॉन सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई r इंटू dr, ओके। तो देयरफॉर dm इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 2 पाई r dr इंटू सिग्मा, ये मिल गया मास ऑफ द
ring. So therefore what is the moment of inertia of the ring is equal to moment of inertia of the ring is equal to mass of the ring. Mass of the ring कितना है, dm है, into square of the distance from the axis of rotation. Axis of rotation से distance कितना है, r है, तो therefore r square right here. अब सब्सटीट्यूट करेंगे dm की वैल्यू, तो therefore this will be 2 pi r dr इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 पाई और सिग्मा आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब डी आर. ओके, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रिंग का. हमको फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क. तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, इसको मैंने ले लिया I. तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ 2 पाई इंटू सिग्मा इंटू आर क्यूब इंटू डी आर. ओके, लेकिन यहाँ पे हमको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखना होगा. क्यों रखना होगा, इसलिए कि जो रिंग बन रहे हैं सबकी रेडियस तो सेम नहीं है. जैसे यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो जस्ट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास रिंग बनेगा उसका रेडियस बहुत कम होगा, और वैसे बाहर जाते जाते जाएंगे आपके रिंग का रेडियस इंक्रीज करता जाएगा. तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रिंग है उसका रेडियस 0 है, और जो लास्ट में है जैसे यहाँ का जो रिंग है उसका रेडियस 0 रहेगा, और जो रिंग यहाँ पे बनेगा उसका रेडियस हाईएस्ट रहेगा. मतलब रेडियस ऑफ द रिंग वेरीज फ्रॉम 0 टू r. सबसे छोटे रिंग का रेडियस 0 होगा और सबसे बड़े रिंग का रेडियस r होगा. तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रख के और इंटीग्रेट कर देंगे. देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है. इसको हम बाहर ले लेंगे, 2 पाई इंटू सिग्मा एंड इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब इंटू डी आर. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r. अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू सिग्मा, और इसको जस्ट वैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे, x टू द पावर n dx. जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहाँ पे क्या है, x के जगह पे r है और n के जगह पे 3 है, मतलब r टू द पावर 3 है. तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r का पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब r का पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, r टू द पावर 4 बाई 4. ओके, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू r. अब लिमिट हम सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा. हमने इंटीग्रेट किसको किया, r को किया, तो r के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे तो r का पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, माइनस फिर लोअर लिमिट रखेंगे r के जगह पे 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा. लिमिट हमने सब्सटीट्यूट किया. और सिग्मा क्या है, सिग्मा है मास पर यूनिट सरफेस एरिया. तो मास पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द डिस्क हमने निकाला था, इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर. ओके, याद करेंगे, m अपॉन पाई आर स्क्वायर. तो देयरफॉर 2 पाई और सिग्मा दैट इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू r टू द पावर 4 अपॉन 4. तो कट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स जाएगा, और r स्क्वायर से कट करेंगे तो यहाँ पावर 2 आ जाएगा, पावर 2. ओके, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर. तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क I इज इक्वल टू 1/2 m r स्क्वायर.
दिस इज़ द रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट है जो डिस्क के परपेंडिकुलर और उसके सेंटर से पास करता है। ओके, थैंक यू।